हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल 3 मार्च शिफ्ट 2 की जो है एग्जाम एनालिसिस देखने वाले हैं। हमें मोस्ट ऑफ द ऑथेंटिक क्वेश्चंस जो है मिल गए हैं, तो चलिए फिर देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आए थे। पहला क्वेश्चन है, तेहरी डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तेहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर उत्तराखंड हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन ये जो बन सकता है कि उत्तराखंड में तो है तेहरी डैम, लेकिन कौन सी रिवर पे है? तो रिवर भी जो है आप याद रखेंगे कि रिवर ये कौन सी है, तो भागीरथी रिवर पे ये स्थित है टेहरी डैम। और ये किस टाइप का डैम है? तो एक मल्टीपर्पस डैम है। मल्टीपर्पस विच इज इट इज यूज्ड फॉर इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन ईयर 1414 हु वाज सुल्तान ऑफ दिल्ली। 1414 में दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा खिजर खान हो जाएगा। एंड ही वाज आल्सो द फाउंडर ऑफ सईद डायनेस्टी एंड रूल फ्रॉम 1414 टू 1441। तो अब जो है कुछ हम लोग बातें देख लेते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत में जो है टोटल 5 डायनेस्टीज रही हैं। एक क्वेश्चन डायरेक्ट ये भी हो सकता है, टोटल कितनी डायनेस्टीज रही हैं दिल्ली सल्तनत में? तो आप याद रखेंगे 5 डायनेस्टीज रही हैं। जो फर्स्ट डायनेस्टी है मामलुक या स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं, मामलुक या फिर स्लेव डायनेस्टी। इसके पहले रूलर कौन से? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इन्होंने जो है ये दिल्ली सल्तनत का शुरुआत भी किया था, फाउंडर भी थे। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो टाइम पीरियड है वो आप याद रखेंगे 1206 से लेकर के और 1210 तक इनका टाइम पीरियड था। तो एक तो पहले हो गए कि स्लेव डायनेस्टी, देन दूसरे पे खिलजी डायनेस्टी या खलजी डायनेस्टी, जो भी आप बोले, खिलजी डायनेस्टी सेकंड थी। खलजी डायनेस्टी का जो फाउंडर थे जलालुद्दीन। जलालुद्दीन अब फाउंडर पूछ रहा है तो पूछ सकता है, तो जलालुद्दीन हो जाएंगे। और जो थर्ड डायनेस्टी आ जाएगी वो हो जाएगी तुगलक। तुगलक डायनेस्टी पर इसके फाउंडर घियासुद्दीन थे, घियासुद्दीन तुगलक। घियासुद्दीन तुगलक वाज फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। फोर्थ डायनेस्टी हो जाएगी सईद डायनेस्टी, जिसका अभी आपने पढ़ा खिजर खां। सईद डायनेस्टी एंड फिफ्थ जो हो जाएगी, जो फिफ्थ डायनेस्टी की अगर हम बात करेंगे तो फिफ्थ डायनेस्टी का हो जाएगा लोधी डायनेस्टी। जो बहलोल लोधी उसके फाउंडर थे, लोधी डायनेस्टी। तो ये जो है 5 डायनेस्टीज है। अरेंज करने को भी आ सकता है, तो पहले याद रखेंगे स्लेव, देन खिलजी, देन तुगलक, उसके बाद जो है सबसे लास्ट में आई थी लोधी, उससे पहले सईद डायनेस्टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संत तुकाराम महाराज वॉज बोर्न इन विच स्टेट। तुकाराम महाराज से ये क्वेश्चन बना था। तो ये महाराष्ट्र के हैं। ही वॉज अ 17th सेंचुरी मराठी सेंट एंड पोएट। ही बिलोंग टू वरकारी सेक्ट। तो इनका सेक्ट याद रखेंगे, वरकारी। ही रोट पोएम्स नेम्ड अभंग। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अभंग पोएम्स किसकी थी, तो आप याद रखेंगे तुकाराम महाराज की हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसे ही नहीं पूछा गया है, क्यों पूछा गया है? तो ये कुछ करंट का भी था कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक प्रपोजल पास किया था कि जो पुणे एयरपोर्ट है उसका नाम चेंज करके जगत गुरु संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट रख दिया जाए। तो ये करंट से रिलेटेड है, तो मैं आपको यही दिखाना चाहती थी कि कुछ जो है क्वेश्चंस स्टैटिक के भी करंट बेस पे ही जो है बनते हैं, तो आप करंट अच्छे से देख के जाएं। अगला क्वेश्चन, द 52nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है अभी हमने कल ही किया है, मैंने बताया था क्योंकि पूछा गया था इसमें कि जो 10th शेड्यूल है वो कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। ये क्वेश्चन था, तो मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा एंड अभी पूछा जा ही गया। जो 10th शेड्यूल 52nd अमेंडमेंट जो है उसको एंटी डिफेक्शन लॉ भी हम बोलते हैं, तो याद रखेंगे। इससे कौन सा शेड्यूल ऐड हुआ था? तो 10th शेड्यूल। ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो अभी ये पूछा गया है। अब मे बी ईयर पूछ ले तो 1985 में हुआ था, ये भी याद रखेंगे आप लोग, 52nd अमेंडमेंट। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया थ्रू विच अमेंडमेंट। अमेंडमेंट से बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एक एक शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन हो जा रहे हैं अमेंडमेंट से। तो मैं फिर से बोलूंगी, अमेंडमेंट्स आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2016 में हुआ था। जीएसटी से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस टाइप का टैक्स है। टाइप टैक्स के दो होते हैं, एक तो डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्सेस हो गए जो हमारा इनकम टैक्स होता है, इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स भी आई थिंक डायरेक्ट होता है। तो इनकम टैक्स
और इनडायरेक्ट क्या हो गया, तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, मतलब हम लोग डायरेक्ट जो है गवर्नमेंट को जाके नहीं दे रहे हैं कि ये लीजिए हमारा जीएसटी। सो ये जीएसटी याद रखेंगे कि एक टाइप का जो है इनडायरेक्ट टैक्स है। अगला क्वेश्चन था, दुर्गापुर स्टील प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। सो दुर्गापुर स्टील प्लांट किस शहर में स्थित है, राज्य में है, तो ये वेस्ट बंगाल में है दुर्गापुर स्टील प्लांट, ये आप याद रखेंगे। उसके अलावा अगर बात करें तो इट वाज बिल्ट विथ असिस्टेंट ऑफ यूके, यूनाइटेड किंगडम के असिस्टेंट से बना था, अंडर द सेकेंड 5 ईयर प्लान। सेकेंड 5 ईयर प्लान का बेस ही था इंडस्ट्रीज। ये क्वेश्चन भी जो है आई थिंक एसएससी जीडी में अभी रिसेंटली पूछा गया था कि कौन से 5 ईयर प्लान का बेस था, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो वो सेकेंड 5 ईयर प्लान हो जाएगा इसका आंसर। महलनोबिस मॉडल पे बेस्ड था। उसके अलावा अगर बात करें तो बोकारो स्टील प्लांट, इट इज लोकेटेड इन बोकारो डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। ये सारी चीजें आने वाले शिफ्ट के बच्चे जरूर देख लें, क्योंकि क्या हो रहा है कि एक अगर टॉपिक इस शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा तो उसी से रिलेटेड कोई दूसरा इंफॉर्मेशन सेकंड शिफ्ट में पूछ दे रहा है। आगे मैं एग्जांपल्स भी दूंगी आपको। सो बोकारो स्टील प्लांट आप याद रखेंगे झारखंड का है, एंड ये सोवियत यूनियन के जो है हेल्प से बना है, ये भी जो चीजें है आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच सेक्टर कंट्रीब्यूटेड टू द हाईएस्ट इन इंडियाज जीडीपी इन 1947। तो 1947 में आपको पता है हम बेसिकली जो है एग्रीकल्चरिस्ट हमारी इकोनॉमी थी। सो एग्रीकल्चर ही होगा सबसे लार्जेस्ट जो, इनफैक्ट अभी के टाइम पे भी काफी ज्यादा लोग जो है एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, तो एग्रीकल्चर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस टाइम पे तो मोर देन 80% ऑफ पीपल वर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग एंड इट कंट्रीब्यूटेड नियरली हाफ टू जीडीपी, ये याद रखेंगे। ये किसी और का मैंने यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे ये रेलेवेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें तो पीएम प्रिसाइड करते हैं। आर्टिकल 74 में मेंशन है, द पीएम लीड्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइजिंग द प्रेसिडेंट। आप जरूर से याद रखेंगे कि आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट को कौन एडवाइस करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेड बाय प्राइम मिनिस्टर। स्टेट में यही बात करें तो स्टेट में पीएम की जगह पे सीएम आ जाएंगे, और जो है प्रेसिडेंट की जगह पे गवर्नर आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागर हवेली शेयर्स इज बॉर्डर विथ विच स्टेट्स। तो नागर हवेली कौन से स्टेट के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात एंड महाराष्ट्र हो जाएगा। इंडिया की बात करें तो इंडिया शेयर्स बॉर्डर विथ सेवन कंट्रीज एंड मैरीटाइम बॉर्डर्स विथ श्रीलंका एंड मालदीव्स। सो लैंड बॉर्डर 7 कंट्रीज से और वाटर मैरीटाइम बॉर्डर 2, दैट इज श्रीलंका एंड मालदीव्स। उसके अलावा अब यहाँ भी हम कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। तो एक तो हम देख सकते हैं कि लार्जेस्ट लैंड बॉर्डर किसके साथ में शेयर करता है, तो आप याद रखेंगे बांग्लादेश इसका आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश। ये भी पूछ लेता है कितना लेंथ, तो 4096.7 किलोमीटर, 4096.7 का बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के अलावा अगर हम देखें तो स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट पूछ सकता है, स्मॉलेस्ट किसके साथ, तो अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ स्मॉलेस्ट करता है। कितना, तो 106 किलोमीटर इंडिया के बॉर्डर लगती है अफगानिस्तान के साथ। इसके बॉर्डर को हम लोग बोलते क्या है, तो दूरंत लाइन बोलते हैं, ये भी याद रखेंगे, दूरंत लाइन। रेड क्लिफ लाइन कौन सी है, रेड क्लिफ। सो ये पाकिस्तान के साथ हमारा जो बॉर्डर लगता है, पाकिस्तान के साथ, उसको जो है रेड क्लिफ बॉर्डर या रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं, तो ये चीज आप याद रखेंगे। उसके अलावा चाइना की बात करें, चाइना से जो बॉर्डर लगती है उसको हम क्या बोलते हैं, तो चाइना के साथ में मैकमोहन, मैकमोहन लाइन जो है वो चाइना के साथ लगती है, उसको कहते हैं। तो ये सारी जो है मोटी मोटी इंफॉर्मेशन मैंने दे दी है, याद रखेंगे। लार्जेस्ट बॉर्डर इंडिया का बांग्लादेश, स्मॉलेस्ट अफगानिस्तान, रेड क्लिफ पाकिस्तान एंड चाइना के साथ मैकमोहन लाइन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है, तो ये अंड्रोट आइलैंड हो जाएगा, जो कि लार्जेस्ट आइलैंड है यहाँ का। उसके अलावा बित्रा की बात करें तो ये जो है स्मॉलेस्ट हो जाएगा,
एंड कावारत्ती जो है हेडक्वार्टर है, या फिर आप बोले कि कैपिटल है यहाँ की लक्षद्वीप की कावारत्ती, तो वो भी याद रखेंगे कि इट इज एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर, दैट इज कावारत्ती। तो ये कुछ जो है इंफॉर्मेशन हो गई जो आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द मॉम्पटन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। तो इसका ईयर पूछा है तो ये 1875 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इनका फाउंडर इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि पूछ सकता है, तो याद रखेंगे सर सैयद अहमद खान ने जो है मॉडर्न एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज स्टैब्लिश किया था। अब किस नाम से जानते हैं इसको, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहले किस नाम से जानी जाती थी, या फाउंडर कौन है, तो दोनों का आंसर कौन हो जाता है, सर सैयद अहमद खान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु स्टार्टेड भूदान मूवमेंट। तो भूदान मूवमेंट विनोबा भावे जी ने स्टार्ट किया था। ये गांधीयन प्रिंसिपल से हाईली इंस्पायर्ड थे। उसके अलावा कब स्टार्ट हुआ था ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो 1951 में पोचमपल्ली तेलंगाना से ये स्टार्ट हुआ था। तो जगह भी इंपॉर्टेंट है और ईयर भी, ये दोनों चीजें भी आप जो है देख लेंगे। अगला था अर्नेट स्टैंड्स फॉर। अर्नेट का जो है फुल फॉर्म पूछा था, तो इट इज एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, मीति जो इसको शॉर्ट में बोल देते हैं हम लोग। उसके अलावा इसके जो मिनिस्टर अभी करंट है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी एजुकेशन मिनिस्टर पूछा था धर्मेंद्र प्रधान जी का। तो ये क्वेश्चन में भी पूछ ले तो आप याद रखेंगे कि अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव जो है करंट मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सिस बैंक एंड वीजा लॉन्च्ड विच क्रेडिट कार्ड। तो एक्सिस बैंक और वीजा ने मिलकर एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, उसका नाम था पूछा, तो ये प्राइमस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये टारगेट कर रहा है जो वेल्दी एलिट लोग हैं इंडिया के, एंड फॉर एक्सक्लूसिविटी एंड लग्जरी बेनिफिट्स। बेसिकली एक लग्जरी क्रेडिट कार्ड है, हमारे लिए नहीं है। हु लॉन्च द यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस। तो यूनिफाइड यूएलआई किसने लॉन्च किया, ये क्वेश्चन था। इसका राइट आंसर आरबीआई हो जाएगा। इसका एम क्या है, तो इट एम्स टू मेक क्रेडिट मोर एक्सेसिबल फॉर रूरल एंड स्मॉलर बोरोवर्स। अगला क्वेश्चन था द 71st अमेंडमेंट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडेड विच लैंग्वेजेस। सो 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कौन सी लैंग्वेजेस ऐड हुई थी। फिर से मैंने बोला कि जो अमेंडमेंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जा रहा है बार बार इससे क्वेश्चन, तो अमेंडमेंट्स जो है आप जरूर से देख लीजिएगा। वैसे इसका राइट आंसर कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली हो जाएगा। उसके अलावा ये कौन सी जो है शेड्यूल में मेंशन है लैंग्वेजेस, तो याद रखेंगे 8th शेड्यूल। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर मेंशन इन विच शेड्यूल, तो आंसर शुड बी 8th शेड्यूल। उसके अलावा जो 92nd अमेंडमेंट हुआ था उससे भी तीन कौन कौन सी लैंग्वेजेस ऐड हुई थी, तो बोडो, डोगरी, संथली एंड मैथिली इन 2003। तो तीन बोडो, डोगरी, संथली एंड फोर्थ इज मैथिली, ये 2003 में 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड हुए थे। ये भी याद रखेंगे। उसके अलावा एक है कि जैसे ओडिया है, पहले ये ओडिया नाम से था, उसको ओडिया कर दिया गया था, इसके लिए भी अमेंडमेंट करना पड़ा था। आप बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज करना चाहते हैं तो आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो ओडिया जो पहले इसकी स्पेलिंग थी उसको ओडिया किया गया था, उसके लिए भी जो है एक अमेंडमेंट हुआ था। कौन सा, तो 96th अमेंडमेंट हुआ था। ईयर पूछ सकता है, तो 2011 में 96th अमेंडमेंट के थ्रू। जब स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितनी लैंग्वेजेस थी, तो 14 थी। ठीक है, 14 पूछ सकता है कि ओरिजिनली कितनी लैंग्वेज थी, तो याद रखेंगे ये 14 थी। फिर बाद में कुछ करते करते अभी टोटल कितनी लैंग्वेजेस है, तो 22 है। ठीक है, अमेंडमेंट से ऐड करते करते अभी फिलहाल में 22 लैंग्वेजेस है, ये चीज भी आप याद रखेंगे। उसके अलावा एक होता है कि सिंधी के बारे में पूछ सकता है कि सिंधी को कब ऐड किया गया था, सिंधी लैंग्वेज। सो सिंधी को जो है 21st अमेंडमेंट से, 21st जो कि 1967 में हुआ था अमेंडमेंट, उससे सिंधी ऐड की गई थी। ठीक है, अब सबसे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ कि इंग्लिश, क्या इंग्लिश जो है पार्ट है इसका या नहीं है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इफेक्ट्स ऑफ एलपीजी रिफॉर्म्स ऑन इंडियन इकोनॉमी। देखिए मैं यही चीज आपको बोल रही थी कि एक से जो बहुत सारे क्वेश्चन जो है बन रहे हैं, जैसे एलपीजी रिफॉर्म्स यहाँ पे पूछा है इफेक्ट्स।
इससे पहले वाले में पूछा था कि एलपीजी रिफॉर्म्स के टाइम पे पीएम कौन थे, नरसिम्हा राव, तो ये पूछा था। अभी इससे पहले वाले शिफ्ट में एलपीजी का जो है फुल फॉर्म पूछ लिया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये हमने किया था, मुझे पता था ये आएगा ही फुल फॉर्म, मैंने बोला था और वो डायरेक्ट आया। और अभी इफेक्ट्स पूछ लिया है, तो एक ही जो है टॉपिक से बहुत क्वेश्चंस जो है पूछे जा रहे हैं, बस इंफॉर्मेशन चेंज करके। वैसे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इंक्रीज्ड इकोनॉमी ग्रोथ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ग्लोबलाइजेशन, एफडीआई बढ़ाना या फिर इनकम, जीडीपी इंक्रीज करना, तो ये कुछ इसके जो है इफेक्ट्स हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच माउंटेन रेंज इज साउथ ऑफ विंध्या रेंज। तो विंध्या रेंज के जो है साउथ में कौन सा माउंटेन रेंज है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा था तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सतपुरा हो जाएगा। ये भी मैंने आपको बताया था, अगर आप मेरी वीडियोस ध्यान से देखते हैं तो मैंने बात किया था कि विंध्या और सतपुरा के बीच में जो है एक रिवर बहती है, नर्मदा, रिफ्ट वैली क्रिएट करके। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड हो गया। अब मे भी ये पूछ ले कि इनके बीच में कौन सी रिवर बहती है, तो नर्मदा याद रखेंगे, अमरकंटक से ओरिजिनेट होती है। तो ये कुछ हो जाएगा। एक क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि जो है कौन सी जो रेंज है वो कनेक्ट करती है विंध्या और सतपुरा को, विंध्या सतपुरा को कनेक्ट कौन सी रेंज करती है, तो वो भी आप याद रखेंगे, मैकाल रेंज इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैकाल रेंज। तो ये कुछ जो है इंफॉर्मेशन हो गई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पूछा था कि अफगानिस्तान में कौन सी साइट है आईवीसी की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो शौर्तुगई एंड मुंडीगक, ये दो साइट्स हैं जो अफगानिस्तान की है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो फिर ये डिस्कवर किसके द्वारा की गई थी और कब की गई थी, तो 1921 में। किसके द्वारा, तो दयाराम साहनी, दयाराम साहनी के द्वारा इसको जो है डिस्कवर किया गया था 1921 में। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, आप याद रखेंगे। ये इंडस वैली कौन सी एज का है, तो ब्रॉन्ज एज का है, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है। ये चीज भी आप जो है याद रखेंगे। 1921 में दयाराम साहनी ने और 1922 में आर डी बैनर्जी जी ने जो है उन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, तो ये भी चीज आप याद रखेंगे। यहाँ से मदर गॉडेस शिवा का जो है पशुपतिनाथ, जिसको हम शिवा भी प्रोटो शिवा बोलते हैं, तो ये कुछ चीजें मिली थी मोहनजोदड़ो से जो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। एक एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो है आईवीसी का डॉकयार्ड कौन सा था, आईवीसी का डॉकयार्ड या पोर्ट सिटी कौन सी थी, तो लोथल थी, लोथल आप याद रखेंगे कि पोर्ट सिटी थी इंडस वैली की। ये गुजरात में जो है स्थित है, गुजरात में। अभी धोलावीरा बहुत न्यूज में था क्योंकि इस पे बहुत काम कर रही है गवर्नमेंट, आप सर्च कीजिएगा मैं क्या बात कर रही हूँ। तो धोलावीरा बहुत न्यूज में था। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, तो वाटर कंजर्वेशन के लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि कौन सी आईवीसी की साइट जो है वाटर कंजर्वेशन के लिए इम्पोर्टेंट थी, तो धोलावीरा उसका राइट आंसर हो जाएगा। पोर्ट सिटी पूछ लिया आप, तो गुजरात जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीजें जो है आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, on 31st January 2024, RBI imposed restrictions on which payment service? तो ये क्वेश्चन तो बहुत न्यूज में था, आई थिंक सबने ही कर ही लिया होगा, तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत बार जो है उनकी आरबीआई के रूल्स रेगुलेशंस को जो प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे थे, तो ये रीजन था इनका रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करने का। अगला क्वेश्चन था, विच इज द लार्जेस्ट माउंटेन रेंज इन साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया का लार्जेस्ट माउंटेन रेंज कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेस्टर्न घाट्स हो जाएगा, आप याद रखेंगे। अगर वेस्टर्न घाट्स का जो हाईएस्ट पीक पूछ ले, ठीक है, माउंटेन रेंज मतलब पर्वत श्रृंखला हो गई, मतलब एक साथ पीक हो गई कि उसकी एक पर्टिकुलर कोई जो है पीक जो हाईएस्ट है, तो वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक की हम बात करें तो अनाईमुडी हो जाएगा, अनामुडी बोलते हैं। सो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये केरला में है। ठीक है, जगह भी पूछ सकता है। एक क्वेश्चन आता है कि वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट्स कहाँ मिलते हैं, तो नीलगिरी। अब ये अगर जगह आप देखें तो आपको समझ आ रहा होगा कि ये कुछ जंक्शन पे है, केरला तमिलनाडु। सो ये चीज भी जो है आप याद रखेंगे। उसके अलावा अगर बात करें अरावली, अरावली जो है
तो अरावली की अगर हाईएस्ट पीक की बात करें हम तो गुरु शिखर हो जाती है। गुरु शिखर, ये जो भी मैं बता रही हूँ सारी चीजें जो है इम्पोर्टेंट है आने वाली शिफ्ट के लिए, तो आप लोग जरूर देख लीजिए कि गुरु शिखर जो है अरावली की हाईएस्ट पीक है। अनाईमुडी हमने बात की, वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक है, और पूरे साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक यही है अनामुडी, ठीक है। उसके अलावा ईस्टर्न घाट्स का तो अगर बोले तो महेंद्रगिरी बोलते हैं कि हाईएस्ट पीक है। बस इतना इन्फॉर्मेशन अभी बहुत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन था, हु रोट द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विनायक दामोदर सावरकर। इन्होंने जो है अभिनव भारत सोसाइटी की भी स्थापना की थी 1904 में अपने भाई के साथ में मिलके। ये जो पहले क्या था, जो अभिनव भारत सोसाइटी है, ये एक सीक्रेट सोसाइटी थी, ठीक है। और पहले इसको मित्र मेला, इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग, मित्र मेला नाम से जाना जाता था, मित्र मेला। और इसी का नाम जो है चेंज करके ये अभिनव भारत सोसाइटी रख दिया गया था 1904 में। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि कौन सी जगह पे इसको स्टैब्लिश किया गया था, तो आप याद रखेंगे नासिक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कानून पोंगल के बारे में पूछा था कि कानून पोंगल सेलिब्रेटेड ऑन विच डे ऑफ पोंगल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ डे हो जाएगा। फोर्थ डे पूछा है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड डे भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आप याद रखेंगे फर्स्ट डे भोगी पोंगल, सेकंड डे थाई पोंगल, थर्ड डे मट्टू पोंगल। फिर से देख लीजिए, फर्स्ट डे भोगी पोंगल, सेकंड डे थाई, एंड थर्ड जो है मट्टू पोंगल। तो ये हो जाएगा, ये तमिलनाडु का फेस्टिवल है, ये आप जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन डिड ब्रिटिश क्राउन टेक कंट्रोल ऑफ इंडिया। इंडिया का जो है कंट्रोल ब्रिटिश क्राउन ने कब लिया, तो ये 1858 में लिया था। जो 1857 का वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, उसके बाद जो है तब तक कौन कंट्रोल करता था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन फिर डायरेक्ट ये ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया था, और कब, तो 2 अगस्त 1858 को। इसके तहत एक चीज और हुई थी कि फर्स्ट वॉइस रॉय, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, उनको उसका नाम बस चेंज करके जो है वाइस रॉय लिख दिया गया था। तो फर्स्ट वाइस रॉय पूछ लेता है तो लॉर्ड कैनिंग याद रखेंगे। लॉर्ड कैनिंग हमारे जो है फर्स्ट वॉइस रॉय हो जाते हैं। बंगाल विभाजन से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, बंगाल विभाजन हुआ कब था, या उसको जो है अनल मतलब उसको हटा कब दिया गया था, जो है किसने किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मुझे याद आई तो मैंने बोल दिया बस, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु प्रिसाइड्स ओवर जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट की जॉइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करता है, तो ये स्पीकर करते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। कौन से आर्टिकल के थ्रू जॉइंट सीटिंग जो बुलाई जाती है, तो आर्टिकल 108। अब इसमें ना कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखनी चाहिए कि इसको प्रिसाइड तो लोकसभा का स्पीकर करता है, ठीक है, लेकिन जॉइंट सीटिंग बुलाता कौन है। अगर ये पूछ ले कि जॉइंट सीटिंग बुलाता कौन है, हु समन्स जॉइंट सिटिंग, तो क्वेश्चन का जो है आंसर चेंज हो जाएगा। जॉइंट सिटिंग बुलाने वाले प्रेसिडेंट जी होते हैं, हमारे प्रेसिडेंट साहब होते हैं जो जॉइंट सिटिंग को बुलाते हैं, ठीक है। और उसको प्रिसाइड हमारे लोकसभा के स्पीकर करते हैं। उसके अलावा जो है कितनी बार अभी तक जॉइंट सिटिंग हुई है, तो सिर्फ 3 बार हुई है। जॉइंट सिटिंग होती क्यों है, तो लोकसभा है राज्यसभा है, यहाँ से भी बिल पास होनी चाहिए, यहाँ से भी पास होनी चाहिए, उसके बाद जो है प्रेसिडेंट के पास जाएगी, वो साइन करेंगे तो कोई भी बिल जो है वो एक्ट बनता है, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि लोकसभा और राज्यसभा में जो है बन नहीं रही है, कि नहीं वो डेडलॉक हो जाता है कि कोई कंक्लूजन नहीं बन बैठ रहा है, तो उस समय पे प्रेसिडेंट जो है जॉइंट सिटिंग बुलाते हैं, स्पीकर जॉइंट सिटिंग जो है उसको प्रिसाइड करते हैं, और वहां पे फिर जो है फैसला लिया जाता है। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है। तो अभी तक सिर्फ 3 बार जो है जॉइंट सिटिंग बुलाई गई है। फर्स्ट टाइम कब, तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। दूसरा बैंकिंग सर्विस कमीशन एक्ट जो 1978 में हुआ था। और तीसरा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002। उसमें आप देखिए इन दोनों में तो नहीं, लेकिन इसमें रिपेल लिखा हुआ था, मतलब कि ये जो है ये पास शायद नहीं हो पाया था 1978 वाला। ये कुछ चीजें हैं। उसके अलावा एक क्वेश्चन ये बनता है कि क्या मनी बिल जो आर्टिकल 110 में है, ये भी है कि मनी बिल का आर्टिकल पूछ लेता है, तो याद रखेंगे 110। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि क्या मनी बिल के लिए जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है, तो आपका आंसर क्या होगा? नो, मनी बिल के लिए जॉइंट सिटिंग जो है नहीं बुलाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज
क्वीन विक्टोरिया गिवन द टाइटल एम्प्रेस ऑफ इंडिया? तो एम्प्रेस ऑफ इंडिया जो है कब इनको टाइटल दिया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1877 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन अरेबियन सी? तो अरेबियन सी का लार्जेस्ट आइलैंड पूछा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोकोट्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इट इज अ पार्ट ऑफ येमेन एंड इट इज होम टू ड्रैगन्स ब्लड ट्री। और ये आई थिंक एक यूनेस्को साइट भी है, ठीक है, यूनेस्को की साइट है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द लॉन्गेस्ट हाईवे इन इंडिया? लॉन्गेस्ट हाईवे इंडिया का कौन सा है? तो NH44 है। इसका टोटल जो है देखे तो 4112 किलोमीटर्स है। और ये श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक जो है कनेक्ट करता है। और इसके बीच में टोटल 11 स्टेट्स हैं, ठीक है, श्रीनगर टू कन्याकुमारी 11 स्टेट्स हैं टोटल। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप मुझे कमेंट में आंसर दीजिएगा कि इसको पहले जो है क्या क्या हमेशा से NH44 ही था या पहले कुछ और नाम से जाना जाता था? आप मुझे बताएंगे। फिर अभी नेक्स्ट शिफ्ट का जो है एनालिसिस करेंगे हम। तब तक जय हिंद।